लिख लिए। अब यहां से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि समय समय पर परिवर्तन, तो सवाल मिलेगा नई औद्योगिक नीति कब लाया गया। बहुत सवाल मिलेगा नई औद्योगिक नीति, आपको जो सवाल मिलेगा वहां पर आंसर होगा 1991। 1991 ईस्वी में नई औद्योगिक नीति को लाया गया। अब यहां से भी 3 सवाल दोस्त बनता है। एक सिंपल साधारण सवाल कि नई औद्योगिक नीति लाया गया तो क्या होगा 1991। लेकिन दोस्त अगर ऑप्शन में 2010 हो, 2010 भी हो और 1991 भी हो और 2010 भी हो और सवाल जुड़े कि नई औद्योगिक नीति कब लाया गया, तब 1991 नहीं होगा 2010, क्योंकि क्या है करंट के आधार पर पूछ रहा है कि नई औद्योगिक नीति। तो इसके बाद कब लाया गया 2010 में। 2010 के बाद जब सरकार आई तो पुनः 2013-14 के वित्तीय वर्ष में जो है फिर से नई औद्योगिक नीति लाई गई। तो फिर कहते हैं सवाल पूछे नई औद्योगिक नीति लाया गया 1991 हो, 2010 हो या 13 या 14 हो, तो आंसर 13 या 14। लेकिन 99% आपको जो सवाल मिलेगा वहां पर आंसर कौन होगा 1991। पहला सवाल यह होता है। दूसरा सवाल पूछता है, वो आपको पूछेगा कि 1991 का जो नीति है वह किसके द्वारा लाया गया। तो देखिएगा कभी पर कहीं कहीं आंसर देगा पीवी नरसिम्हा राव और कहीं कहीं देगा मनमोहन सिंह। तब आपके मन में सवाल उठ गया होगा कि सर दोनों ऑप्शन में हो, तो दोनों ऑप्शन में हो तो पीवी नरसिम्हा राव होगा, क्योंकि 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जो थे प्रधानमंत्री थे। जैसे आप देखते होंगे कहा जाता है ना कि अगर सैनिक जीतते भी हैं तो बहुत सारे सैनिक होते हैं, बिहार रेजिमेंट के जो कैप्टन होते हैं उनको क्या कहता है सम्मानित कहता है। तो सरकार समूह में है तो पीएम सबसे बड़ा होते हैं, तो इसीलिए अगर दोनों ऑप्शन में होगा तो आंसर क्या जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। जहां अलग अलग होगा तो पीवी नरसिम्हा राव जाएगा या मनमोहन सिंह जाएगा। तो पूछा जाता है 1991 ईस्वी में जो है देश की दयनीय स्थिति बहुत खराब हो गई थी। लगभग 2 बार जो है वह मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। अवमूल्यन के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। वैसे थोड़ा सा बता दें, अवमूल्यन का मतलब होता है जब कोई देश अपने आंतरिक मुद्रा को किसी विदेशी मुद्रा से कम कर दे तो इस स्थिति को हम अवमूल्यन करना कहते हैं। तो उस समय 2 बार अवमूल्यन हो गया था। देश की दयनीय स्थिति बहुत खराब हो गई थी। कारण अगर मोटी भाषा में समझिएगा तो कारण जैसे मान लीजिए एक सिंपल सी उदाहरण, जाइए एसबीआई बैंक और जाइए आईसीआईसी बैंक, वही कारण। एसबीआई में जाइएगा तो आपसे पूछा जाएगा, आपको पूछना पड़ेगा कि मेरा यह काम है किनके माध्यम से हो, और आईसीआईसी जाइएगा तो आपसे पूछेगा कि सर क्या काम है। अर्थात उस समय जो 1991 से पूर्व या उस समय तक अधिकांश क्षेत्रों पर नियंत्रण किसका था सरकार का था। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप देख लीजिए उस समय चीनी मिल हो, अखबार हो, पेपर मिल हो, सीमेंट, अधिकांश पर अधिकार सरकार का था। तो सरकार का अधिकार था मतलब हम काम करें या ना करें सरकार हमें क्या दे, तनख्वाह देती रहे। तो एक मुख्य कारण यह था जिस कारण देश की अर्थव्यवस्था बहुत दयनीय हो चुकी थी। जब देश की अर्थव्यवस्था दयनीय हो गई तो मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के रूप में आए थे। मनमोहन सिंह एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री। अगर इनके राजनीतिक जीवन को छोड़ दिया जाए दोस्त, तो इनके जो अन्य कार्य भारत देश के लिए, तो भारत में रत्न के हकदार है। अगर आप इनको डिटेल पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तो मनमोहन सिंह आए, वित्त मंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। उन्होंने स्थिति को सुधारने के लिए एक योजना लाई, एलपीजी योजना। क्या लाया? एलपीजी योजना लाया। अब अगर हम यहां से आपको कहें कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो अधिकांश लोग कहेंगे लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अधिकांश 90% लोग कहेंगे। लेकिन
साइंस से यहां का कोई ताल्लुक नहीं है। एलपीजी लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण। प्राइवेटाइजेशन निजी, और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। फिर से दोहरा देते हैं, लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। इसी तीन नीति से इन्होंने वर्तमान तक की जो अर्थव्यवस्था है वो कहिए कि मजबूत करने का अधिकार मनमोहन सिंह को है, इसी तीन फॉर्मूले के कारण। क्योंकि अभी हमने कहा कि संपूर्ण नियंत्रण किस पर था? सरकार पर था। तो लिबरल मतलब क्या होता है? उदारता। मतलब देखिएगा कि दो तरह के व्यक्ति होते हैं अक्सर। एक जो बेचारा झंझट न भी किया हो तो वो मानकर और उस चीज को क्या करना चाहता है? खत्म करना चाहता है। मतलब क्या है? लिबरल है, किसी तरह समाप्त हो जाए। और दूसरा क्या है? गलती किया भी हो तो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उदार किसको कहते हैं? जो लिबरल होता है, झुकने के लिए तैयार होता है। तो यहां पर कहिएगा इसका क्या संबंध है? तो मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार अगर उदारवादी नीति को अपना ले तो हो सकता है अर्थव्यवस्था में कुछ मजबूती दिखलाए पड़े। अब सरकार उदारीकरण को कैसे दिखलाए? तो सरकार जब अपने नियम कानून में थोड़ा सा ढीलापन कर दे, कमजोर कर दे, लिखिएगा, सरकार जब अपने नियम कानून में क्या कर दे? कमजोर कर दे, ढीलापन कर दे, तो उसे उदारता कहेंगे। सरकार के नियम कानून में जैसे मान लीजिए पहले सरकार कहती थी चीनी का उत्पादन केवल हम करेंगे, अब सरकार ने क्या कह दी कि नहीं, अगर किसी के पास पूंजी है तो वो चीनी का उत्पादन कर सकता है। पहले सरकार जो है वही डाक के का काम करती थी या पत्र वगैरह या अन्य वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह भेजती थी। सरकार ने कहा नहीं, अगर निजी क्षेत्र के भी लोग चाहें तो इसमें कर सकते हैं। अर्थात सरकार अपने नियम कानून को क्या किया? कमजोर किया, थोड़ा सा ढीलापन किया। तो किसकी उत्पत्ति हुई? निजीकरण की उत्पत्ति, प्राइवेटाइजेशन। आप समझे ही कि सरकार के साथ साथ जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी वस्तु का उत्पादन करने लगे तो उसको क्या कहेंगे? निजीकरण। तो जैसे उदारवादी होगा तो किसका वृद्धि होगा? निजी क्षेत्र का वृद्धि होगा। और निजी क्षेत्र का वृद्धि होगा तो उत्पादन में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्योंकि समझिए पहले जैसे हमने अभी कहा उदाहरण कि डाक विभाग केवल डाक भेजता था तो उसके ऊपर बहुत काम था, अब कुरियर वगैरह भेजने लगा, क्या हुआ? तो जैसे उदारवादी की प्रवृत्ति अपनाई तो किसका जन्म हो गया? निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र का जन्म हो गया मतलब पहले एक प्रोडक्शन करने वाला था, अब एक से अधिक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, उससे अधिक हो गया। तो जब एक से अधिक होगा तो उत्पादन में वृद्धि होगा, तो उसको बेचने के लिए बाजार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो उसको बेचने के लिए बाजार चाहिए। तो बाजार आकर क्या हो गया? जब एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जान ले तो इसे हम क्या कहेंगे? ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। हो गया? तीनों हो गए। तो यह था आपका अर्थव्यवस्था व्यवहारिकता के आधार। विकास के आधार पर भी अर्थव्यवस्था को 3 वर्ग में बांटा गया है। अगला टॉपिक, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 वर्ग में बांटा गया। कौन कौन सा? तो पहला है वह है आपका, जैसे सुनते होंगे, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो लीजिए यहां 3 क्या क्या है? पहला उत्पादन, उपभोग, दूसरा
उत्पादन फिर से उपभोग, तीसरा उत्पादन फिर से उपभोग। टॉपिक क्या हुआ? विकास के आधार। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। उत्पादन अब कहिए क्या लिख दिए? तो उत्पादन इज ग्रेटर देन उपभोग। उत्पादन इज ग्रेटर देन उपभोग, मतलब उत्पादन अधिक है कंज्यूम करने की अपेक्षा। प्रोडक्शन अधिक है किसकी अपेक्षा? कंज्यूम करने की अपेक्षा। पुनः मतलब 100 रुपया कमाया तो 100 का 100 खर्च नहीं, 60 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया खर्च। तो उत्पादन अधिक और उपभोग क्या? कम। तो उत्पादन अधिक होगा, उपभोग कम होगा, तो दोस्त उस व्यक्ति का, उस देश का क्षेत्र में विकास होगा कि नहीं होगा? होगा। तो उत्पादन इज ग्रेटर देन उपभोग बराबर विकसित देश। उत्पादन इज लेस देन उपभोग, तो क्या होगा? विकासशील देश। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि उत्पादन कम और उपभोग अधिक, तो विकासशील कैसे होगा सर? विकासशील इसलिए होगा कि मान लीजिए उत्पादन कर रहा है, मतलब कार्यरत है, उत्पादन कर रहा है। जैसे मान लीजिए आप में से जो भी होगा, व्यक्ति का अगर रेगुलर इनकम है तो वो कर्ज मांगने जाएगा तो लोग देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। लेकिन रेगुलर इनकम नहीं है तो कर्ज नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं आज न कल क्या करेगा? पूर्ति कर ही देगा। तो इसीलिए उत्पादन अधिक और उत्पादन कम और उपभोग क्या है? अधिक है, मतलब कंज्यूम, उसकी क्षमता अधिक है, मतलब वो एफर्ट कर लेगा, आज नहीं कल कर सकता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? विकासशील देश। जैसे भारत। विकसित में क्या हो जाएगा? अमेरिका। अल्प विकसित क्या होता है? उत्पादन बराबर उपभोग, इसको कहते हैं अल्प विकसित। अब बेचारा जो कमाया वो सारा का सारा क्या कर दिया? खर्च कर दिया, तो उसका क्या होगा? मान लीजिए वो अगर मांगने जाएगा कर्ज या लोन वगैरह तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यही 3 है। अल्प विकसित में नेपाल वगैरह का नाम जो है वह शामिल हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका है वैश्विक के आधार पर अर्थव्यवस्था। वैश्विक के, जैसा अभी बताए थे ना, ग्लोबलाइजेशन। तो वैश्विक के आधार पर, यहां से कम सवाल 9 के हिसाब से मिलेगा, 1 या 2 बार एसएससी इसको पूछा है, लेकिन अगला जो है वो अक्सर मिलेगा आपको। वैश्विक के आधार पर देखिएगा, वैश्विक के आधार पर अर्थव्यवस्था को 2 वर्ग में, वैश्विक के आधार पर अर्थव्यवस्था को 2 वर्ग में बांटा गया है। पहला वो है आपका खुली अर्थव्यवस्था, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं ओपन मार्केट। खुली अर्थव्यवस्था, यहां से दोस्त कोई सवाल नहीं बनेगा, खुली अर्थव्यवस्था से कोई सवाल। और दूसरा है वो है आपका क्लोज या बंद, बंद अर्थव्यवस्था। यहां से अक्सर सवाल मिलेगा। खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था का मतलब वैश्वीकरण। जब एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जान ले तो उसे क्या कहेंगे? खुली अर्थव्यवस्था। तो कोई सवाल नहीं बने। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था,
जापान की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था, ये सारा कहां चले जाएंगे? खुली। लेकिन बंद अर्थव्यवस्था से सवाल बनता है। वैसी अर्थव्यवस्था, खुली लिख लिए, खुली अर्थव्यवस्था, उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां पर आयात निर्यात से संबंधित कार्य को संपन्न किया जा सके। जहां से आयात निर्यात से संबंधित काम को संपन्न किया जा सके, उसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक। बंद अर्थव्यवस्था उल्टा हो जाएगा। खुली में क्या कहें? आयात और निर्यात कर सकते हैं, तो बंद में क्या करें? नहीं कर सकते हैं। तो वैसी अर्थव्यवस्था, सवाल पूछता है दोस्त, वैसी अर्थव्यवस्था जिस अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात से संबंधित कार्यों को, आयात निर्यात से संबंधित कार्यों को संपन्न नहीं किया जा सके, संपन्न नहीं किया जा सके, तो उस अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था करते हैं। वर्तमान में जो है एक ही देश है, वो है नॉर्थ कोरिया, जहां पर बंद अर्थव्यवस्था, लेकिन वहां पर भी अब नियम कानून परिवर्तित हुआ है। देखे होंगे आप कि रूस से, अमेरिका से, चाइना से मिले हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति तक वहां जो है वह अर्थव्यवस्था है। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, अब क्या होगा? तो आते हैं अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। अगला टॉपिक क्या होगा? मिटाएं? चलिए, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, यह पहला चैप्टर का अंतिम टॉपिक है। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, यहां से भी दो सवाल बनते हैं। यहां से सवाल बनते हैं, अक्सर आप देखिएगा पूछेगा कि सेवा क्षेत्र को किस जगह रखा जाता है, कृषि क्षेत्र को किस जगह रखा जाता है, ये सवाल यहां से बनते हैं। तो आते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 वर्ग में बांटा गया। क्षेत्र, अंग्रेजी में कहिएगा तो प्राइमरी सेक्टर। दूसरा है, वो है आपका द्वितीयक क्षेत्र, क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, यही 3 क्षेत्र जो हैं वह आपके अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है। यहां से कहते हैं, एक सवाल रहेगा ही रहेगा कि प्राथमिक क्षेत्र में किसको रखते हैं, सेकेंडरी में किसको रखते हैं। तो ऐसे समझिएगा, यह क्या है? वस्तु नहीं, वस्तु नहीं है, यह अंतिम वस्तु है। अंतिम वस्तु और वस्तु में बहुत अंतर है। जैसे अगर आप बिहार का दरोगा का जो पिछला बैच 19 से पहले, जो 19 वाला जो पेपर लिया, जिसका मेंस नहीं हुआ, उससे पहले जो पेपर था उसमें देखिए पूछा होगा जीडीपी को लेकर, वहां अंतिम वस्तु और वस्तु दोनों दर्शाया गया था। यह वस्तु नहीं है, यह अंतिम वस्तु है। वस्तु और अंतिम वस्तु में बहुत फर्क पड़ता है। वस्तु
जिससे किसी नए वस्तु का निर्माण किया जा सके वह वस्तु है। जैसे गेहूं, गेहूं को छोटे टुकड़ों में कर दीजिए, दलिया बन जाएगा। पीस दीजिए तो आटा बन जाएगा, मैदा बन जाएगा, तो वो वस्तु है। यह क्या है? अंतिम वस्तु। नहीं ऐसे समझे तो ऐसे, अंतिम वस्तु उस वस्तु को कहा जाता है जिससे किसी नए वस्तु का निर्माण ना हो, उसका केवल उपयोग या उपभोग किया जाता है। अंतिम वस्तु उस वस्तु को कहा जाता है जिससे क्या हो, जिसका केवल उपयोग या उपभोग किया जा सके, उसे हम अंतिम वस्तु कहते हैं। जैसे यह, इसका क्या करते हैं हम लोग? इसका केवल उपयोग करेंगे। तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि नहीं सर, इसको गला करने वाली वस्तु, जैसे ही गला दिए तो यह अंतिम वस्तु नहीं है। इससे आप किसी चीज का निर्माण कर सकते हैं? हमारे हिसाब से शायद नहीं। तो यह अंतिम वस्तु। तो अंतिम वस्तु, अब देखिए इसी को ले लेते हैं। तो इसका जब हम निर्माण करेंगे तो इसके निर्माण के लिए क्या सब चाहिए? पहला कि यह प्लास्टिक चाहिए जिससे यह बनता है। इसके अंदर जो रुई वगैरह होते हैं वो चाहिए। जब ये सारे चीज मिल जाएंगे तब क्या करेंगे? उन सारे चीज को इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा कर कर कहां ले जाएंगे? कल कारखाना। बिल्कुल सही, कल कारखाना या औद्योगिक क्षेत्र ले जाएंगे। अब कल कारखाना में ले जाएंगे, प्लास्टिक ले गए, अंदर जो प्लास्टिक है जो पतली सी वो ले गए, रुई ले गए, तो कल कारखाना क्या कर दिया? उसका निर्माण कर दिया इस रूप में। अब इसका निर्माण कर दिया कौन? कल कारखाना कर दिया निर्माण। अब उस कल कारखाना से हमारे आप तक कोई पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? पहुंचाएगा। जैसे मान लीजिए यातायात करके पहुंचाएगा। तो यही तीन क्रम में जब यह होता है तो हमारे आपके पास या उपभोक्ता के पास वस्तु क्या हो जाते हैं? पहुंच जाते हैं। तो यही तो तीन सेक्टर है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक और तृतीयक से सबसे अधिक सवाल पूछेगा। प्राथमिक में क्या था? प्लास्टिक, रुई, यह चीज। तो प्लास्टिक, रुई या किसी अन्य चीज को लीजिए, बिस्किट बनाने के लिए गेहूं, चावल, तक कहां से प्राप्त होगा? ये सब चीज प्राप्त होते हैं आपके वन से, खेत से, प्रकृति से। एक शब्द में कहें तो प्रकृति से। अर्थात वैसी प्राथमिक क्षेत्र किस क्षेत्र को कहेंगे? लिखना हो लिखिएगा, या समझकर आप लिख सकते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां से हमें रॉ मटेरियल, हिंदी में कच्चा माल, जहां से हमें रॉ मटेरियल या कच्चे माल की या वस्तु की प्राप्ति हो, उस क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र कहकर संबोधित करते हैं। उस क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र, तो क्या सब हो जाएगा? भूमि हो जाएगा, वन हो जाएगा, खनिज संपदा हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, यह सभी किस में आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। अब कच्चा माल मिलेगा तो कहां ले जाएंगे? औद्योगिक में। अर्थात प्राथमिक क्षेत्र से या कच्चे माल से या रॉ मटेरियल से जब वस्तु, अंतिम वस्तु का निर्माण की प्रक्रिया जहां पर संपन्न हो, उसे क्या कहेंगे? द्वितीयक क्षेत्र। कच्चे वस्तु से जब निर्माण की प्रक्रिया संपन्न हो तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लोग द्वितीयक क्षेत्र। तो क्या आ जाएगा द्वितीयक क्षेत्र में? औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा? औद्योगिक क्षेत्र। प्रथम में कृषि वगैरह। अब आते हैं तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र जो सेवा, एक शब्द में कहिए तो सेवा का क्षेत्र। सेवा क्या हो गया? तो निर्मित वस्तु को बाजार तक पहुंचाने में कौन काम करेगा? तो मान लीजिए यातायात। यातायात मतलब आप वस्तु को ट्रक वगैरह पे ला देंगे, फिर बाजार में पहुंचाएंगे, तो यातायात। बहुत सारे वस्तुओं का देखिएगा लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, तो इंश्योरेंस। बैंक, जिससे क्या हो? सेवा प्रदान किया जाए, उसे हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। ठीक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तो यहां से पूछता है सवाल,
अब कभी काल अगर यहां से सवाल को घुमाया जाए, परिवर्तित किया जाए, तो सवाल दे सकता है कि यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में, समझिएगा, यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में एक सीमा तक, यह सीमा का निर्धारण सरकार करती है, प्राथमिक क्षेत्र में एक सीमा तक गिरावट दिखलाई पड़े और तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि दिखलाई पड़े, तो उस देश की अर्थव्यवस्था क्या डैश, तो उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ है, आप देखिए, पहले हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान क्या है, देश है, लेकिन अगर नया डाटा देखिएगा तो था वाली बात चली जाएगी। पहले 60+ लोग भारत में कृषि पर कार्य करते थे, वर्तमान में 53-54% लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन तृतीय क्षेत्र, सेवा का क्षेत्र में देखिए काफी वृद्धि हुई, तो पहले की अपेक्षा अर्थव्यवस्था में क्या आ गई है, मजबूती आ गई है। तो एक लाइन इसको भी आप लिख सकते हैं कि जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान एक सीमा तक कम दिखलाई पड़े, एक सीमा तक कम दिखलाई पड़े, और तृतीयक क्षेत्र का योगदान, और तृतीयक क्षेत्र का योगदान अधिक दिखलाई पड़े, अधिक दिखलाई पड़े, तो उस क्षेत्र, उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। अब आते हैं अंतिम पॉइंट, एक लाइन का चीज है, वर्तमान में पूछ रहा है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में हमने कहा ना कि प्राप्ति कहां से होती है, तो खनिज, वन वगैरह से। औद्योगिक क्षेत्र में मजदूर होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में मालिक होते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में क्या होता है, मजदूर होता है। तो कभी काल पूछता है कि औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों को किस कॉलर या कैप के अंतर्गत दर्शाया जाता है। कॉलर या कैप का मतलब यहां पर है, जैसे आप ऐसे समझिए कि कभी काल क्वेश्चन मिलता है ना कि रेड डाटा बुक में किसको रखा जाता है, मिलता है ना कि जो विलुप्त प्राणी है, विलुप्त होने वाले उसको, तो ठीक उसी प्रकार से जो है वह मजदूर को भी 3 वर्ग में बांट दिया गया है। एक औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र में 2 प्रकार का मजदूर होता है, एक कुशल मजदूर और दूसरा अकुशल मजदूर। एक कुशल मजदूर और दूसरा अकुशल मजदूर। कुशल और अकुशल का मतलब जैसे समझने का प्रयास करिएगा, मान लीजिए कहीं पर बिस्किट का फैक्ट्री है, बिस्किट का निर्माण हो रहा है, तो बिस्किट का निर्माण हो रहा तो उसमें क्या लगेंगे, गेहूं या मैदा, दूध, चीनी या अन्य कोई पदार्थ, जैसे चॉकलेट होगा तो चॉकलेट, नारियल होगा तो नारियल का, ऐसा किया जाता है। लेकिन किस रेशियो से क्या पड़ेगा या कोई प्रमुख शेफ जो है वह बतलाएगा, तो वो क्या है, उस क्षेत्र में कुशल है, मजबूत है, तो उसको क्या कहेंगे, कुशल कारीगर। उसी को कितना डालना है, क्या डालना है, ये कौन करता है, तो अकुशल, या जिसको हम आप कहते हैं हेल्पर। तो यहां से पूछेगा द्वितीय क्षेत्र के लोगों को किस कॉलर या कैप के अंतर्गत डाला जाता है, तो लिखिए नोट करके, स्टार करके, द्वितीयक क्षेत्र में कार्य कर रहे, द्वितीयक क्षेत्र में कार्य कर रहे कुशल, कुशल मतलब निपुण, कुशल कारीगर को व्हाइट, उजला, व्हाइट कॉलर या कैप, व्हाइट कॉलर या कैप के अंतर्गत रखा जाता है।
कैप के अंतर्गत रखा जाता है। हो गया। अकुशल कामगारों को या मजदूरों को, अकुशल कामगारों को या मजदूरों को ब्लू, नीला, ब्लू कॉलर के अंतर्गत रखा जाता है। कॉलर के अंतर्गत या कैप के अंतर्गत रखा जाता है। अगला पॉइंट, और प्राथमिक क्षेत्र के कामगारों को, प्राथमिक क्षेत्र के कामगारों को रेड कॉलर या कैप के अंतर्गत रखा जाता है। रेड, लाल, रेड कॉलर या कैप के अंतर्गत रखा जाता है। तो यह था आपका चैप्टर 1 जो आज समाप्त होता है। और हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि दोस्त जाएं, सवाल चैप्टर 1 का ढूंढकर बनाएं। फिर कहते हैं लगभग 80% सवाल आपका बन जाएगा। फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स वगैरह में डालें, हम आपको उसका जवाब देंगे। चलें आगे, किसी को कोई दिक्कत कुछ तो बताएं जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक पर। तो वह हम लोग पढ़ेंगे, क्या है, क्या लिखवाए हैं, टैक्स या कर, उस पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्लास होगा वो किससे होगा, टैक्स या कर से। अच्छे से पढ़िएगा, मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि काफी सवाल जो है वो यहां से बनता है। ठीक है, चैप्टर 1 समाप्त हो गया। ठीक।